नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आप सभी का बीसीआई ऑनलाइन एजुकेट प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार जानदार एक सीरीज स्टार्ट करी थी। इसके अंदर अपन सामान्य विज्ञान एनसीईआरटी का सार पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो है आपने और मैंने दोनों ने मिलकर, हम सब ने मिलकर एक बढ़िया शानदार जान लगा करके सीरीज का आगाज किया था। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज के टॉपिक की अपने की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और वो टॉपिक है, आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है सूचक क्या होता है। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा अम्ल की सामान्य जानकारी, क्षार की सामान्य जानकारी, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म पढ़े बच्चों। और अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या थे? तो पहला, धातुओं की, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की हमारे पास अम्ल के साथ अभिक्रिया। आगे चलते हैं और आगे हम आते आते यहाँ तक पहुंच जाते हैं जिसे कहा जाता है क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है जिसे? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। देखो क्या कहोगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जब बात करते हैं ना, तो हम बात करते करते यहाँ तक पहुंच जाते हैं रे मेरे लाडलो कि हमें पता ही नहीं रहता कि हम कहाँ पहुंच गए। तो हम पहुंच जाते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वास्तव में होती क्या है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो हमने पहले पढ़ी थी ना, कल क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? कल का अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके, कौन कौन सुना बच्चों? अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब हमसे कहेगा सर उदाहरण देकर समझा दीजिए जरा। तो हमने कहा क्यों नहीं, अभी हाथों हाथ समझो। बाद की किसने देखा? कल किसने देखा? कल तो किसी ने नहीं देखा। क्या पता कल तुम हो, हम ही ना रहे। वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वैसा हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, हाथों हाथ समझेंगे। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने अभिक्रिया करी किसके साथ? NaOH के साथ। देखो अम्ल को पहचानने का तरीका क्या होता है लाडलो? तो क्या होता है? तो लाडलो जानने पहचानने का तरीका, अम्ल का आपको आगे H दिखेगा और क्षार में पीछे OH एक साथ दिखेगा। दोनों साथ साथ आएंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। अगर आपको ये दोनों अलग अलग दिखाई दे तो वहां पर क्षार होने की संभावना कम हो जाती है। तो मेरे लाडलो यहाँ पर क्या होता है? क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर लवण के तौर पर बनता है कौन? NaCl। और साथ में जल के तौर पर कौन बनता है? H2O। कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं। तो HCl जो है ये हमारे पास वियोजित होता है H प्लस और Cl माइनस में, और NaOH वियोजित होता है लाडलो Na प्लस और OH माइनस के अंदर। जब हम देखते हैं तो इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले को अपने साथ ले जाता है, और अपने साथ ले जाता है तो क्या बनाएगा रे लाडलो? Na प्लस, प्लस का मतलब प्लस का एक, Cl माइनस, माइनस का मतलब माइनस का एक इसके पैरों में, एक इसके पैरों में। तो क्या बन गया मेरे लाडलो? NaCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? NaCl का निर्माण होता है दोस्तों। तो ऐसा आप लोगों ने देखा
तो जब अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण व जल का निर्माण करते हैं, जिसे कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। शानदार, आप लोग इसकी परिभाषा चाहे तो लिख सकते हो कि अम्ल व क्षार आपस में मिलकर लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप लोग, और आगे हमारे पास आता है सर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्मों में एक गुणधर्म आता है धातु ऑक्साइड की। इसकी धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की किसके साथ? तो देखो धातु ऑक्साइड जो है, ये धातु ऑक्साइड हमारे पास अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ। किसके साथ करेगा? अम्ल के साथ। तो सर ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया रे? अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या होता है? तो सुनना सर, दो ही बातें होगी कि जब भी कोई धातु ऑक्साइड, देखो कौन बच्चों, जब भी कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है बच्चों? अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये यहाँ पर बनाता है लवण और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है लाडलो? लवण व जल का निर्माण करता है। आगे देखिए, तो आगे हम देखते हैं धातु ऑक्साइड का उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं हम। ऐसा कौन सा उदाहरण आ गया जो कि हमें याद रखना है या समझना है या देखना है? तो धातु ऑक्साइड के लिए आप यहाँ पर ले सकते हो बच्चों, जैसे आपने यहाँ पर धातु ऑक्साइड में लिया फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड है ना, Fe2O3। अम्ल में लिया H2SO4, ये दोनों मिले। अब देखो धातु ऑक्साइड की पहचान कैसे करोगे आप लोग? मुद्दा यहाँ पर उठकर आता है। तो सर आपने बता दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन धातु ऑक्साइड की पहचान हम कैसे करेंगे? तो मैंने भी कह दिया आप लोगों से कि धातु ऑक्साइड की पहचान ही तो करनी है। कौन सा विदेश जाना है, कर लेते हैं धातु ऑक्साइड की पहचान। तो तुमने कहा सर मन की मजाक थोड़ी है कि हम कर लेंगे, आप बताओ कैसे करेंगे? तो मैंने कहा तो बच्चों धातु ऑक्साइड देखो, आगे धातु मिलेगी, पीछे ऑक्साइड के तौर पर आपको O दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल O, अकेला O ही मिलेगा। जैसे Fe, मान लेते उदाहरण के लिए ऐसा कोई तत्व होता है, बता रहा हूं मैं, तो FeOH नहीं होगा, साथ सिर्फ क्या होगा? अकेला ऑक्सीजन ही मिलेगा। फिर पैरों में 1 या 2 या 3 कुछ भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन दिखाई देगा। तो ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो हमारे पास क्या बनता है? Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस जल का निर्माण होता है। क्या बनेगा बच्चों? Fe2SO3 का होल थ्राइस प्लस जल का क्या होता है? निर्माण। अब तुम कहोगे सर आई डोंट एक्सप्लेन, ये कैसे बना? हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, आपने तो बता दिया। तो मैंने भी कहा कि दोस्तों मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, मेरे को भी कुछ भी नहीं आता, जो आता है तुमको ही आता है, मेरे को तो बस इतना आता है। तो मैंने कहा यहाँ पर Fe2O3 से कि तू टूट जा, इसने कहा कि मैं टूट जाता हूँ सर। अब ये मेरी बात मान रहा है, इसमें मेरी क्या गलती? आपकी भी मानेगा, आप बनाओ इससे बात। इसने कहा कि मैं टूट रहा हूँ सर Fe+3 में और O-2 में। फिर मैं गया सर सल्फ्यूरिक अम्ल के पास, इससे जाते इसने कहा तो तू भी टूट जा, देख नहीं टूटेगा तो अंजाम बुरा होगा। इसने कहा नहीं सर अंजाम बुरा नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो टूटना मंजूर है। तो हमने तोड़ दिया इसको। किस किस में तोड़ा? H+1 और SO4-2 के अंदर तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो इन्होंने कहा कि मैं प्लस वाला तो प्लस हो जाऊंगा, बाकी तुम जानो तुम्हारा नाम जाने, मैं प्लस वाला अपने माइनस वाले को लेकर अलग हो जाता हूँ। इसने कहा हो जा। Fe किस में टूट रहा है लाडलो? +3 में। और SO4 किस में टूट रहा है बच्चों? -2 में। तो 2 इधर गया, 3 इधर आया, तो क्या बना?
Fe2SO4 3। अब तुम कहोगे सर 3 के आगे कोष्टक क्यों लगाया? तो ऐसा होता है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब बहु परमाणु आयन होते हैं, मतलब दो अलग अलग व्यक्ति एक साथ बैठेंगे, एक छोटा एक बड़ा आयु, तो दोनों एक साथ बैठे, अगर दोनों की सैलरी बढ़ रही, मानो दोनों किसी कंपनी के वो है एम्प्लॉय है, एक बड़ा सीनियर है एक जूनियर है, अगर दोनों की एक साथ सैलरी बढ़ रही है तो दोनों का अंगूठा ऐसे लगा के अपन यहाँ कर सकते हैं, सैलरी बढ़ा सकते हैं उनकी, तुमने 3 गुना सैलरी यहाँ बढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाता है, Fe2SO4 का होल ट्राइस का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या होगी, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ऐसी हमें दूसरी अभिक्रिया देखने को मिलती है, वो क्या कहलाती है, अधातु ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है लाडलो, अधातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ। अब देखो दो चीजें ध्यान रखना, अधातु ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, अधातु, और अधातु ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा क्षार के साथ, किसके साथ करेगा लाडलो, क्षार के साथ अभिक्रिया, इसकी अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या होता है यहाँ पर, नजरें थाम कर बैठिए दोस्तों, आपके सामने आने वाली शानदार रिएक्शन, जैसे कि अधातु ऑक्साइड, कौन है बच्चों, अधातु ऑक्साइड, ये अधातु ऑक्साइड जो है अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, क्षार के साथ, किसके साथ कर रहा है, ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करते हुए कहता है कि मैंने अपनी रिएक्शन कर ली, अब तू बता कि क्या बनाएगा। तो इसने कहा कि मैं यहाँ पर बनाना नहीं जानता, तुम खुद ही बना दो। तो हमने कहा चल, जो धातु को दिया वही तेरे को दे देते हैं। धातु को क्या दिया था, लवण, और दूसरा कौन सा दिया था लाडलो, जल दिया था। तो लवण व जल का यहाँ पर क्या होता है मेरे लाडलो, निर्माण हो जाता है। तो मेरे प्यारे लाडलो और दोस्तों देखो, अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण व जल का निर्माण करता है। अब वही हमारी आदत जो कि बहुत बुरी है कि हम उदाहरण में आगे बढ़ते ही नहीं है। तो देखते हैं उदाहरण, अधातु ऑक्साइड क्या होता है, अधातु ऑक्साइड के तौर पर हमने लिया यहाँ पर NCO2, कौन सी गैस ले ली, CO2, और यहाँ पर क्या बन गया, क्षार के तौर पर हमने ले लिया कौन, NaOH। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या बनाते हैं बच्चों, Na2CO3, और साथ में जल का क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं। क्या बनाएंगे बच्चों, Na2CO3, और साथ में जल का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है इसे, सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, अधातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है लाडलो, लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और जल का क्या करती है, निर्माण कर देती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को आई होप यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से और क्या क्या अभिक्रियाएं देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे हम थोड़ा बहुत और देखते हैं, और थोड़ा क्या देखते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें देखने को मिलती है। तुम कहोगे ऐसा क्या है सर, तो आप लोगों ने 3 गुणधर्म यहाँ पर देख लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, और अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। एक वर्ण आता है बच्चों, उसे कहा जाता है क्या, तनुकरण। क्या कहा जाता है लाडलो, तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, तनुकरण। तनुकरण क्या होता है, तो देखिएगा बच्चों तनुकरण क्या होता है। तो आपने क्या किया बच्चों, जल लिया, क्या लिया, जल, और जल में आपने मिलाया, हमने जल में क्या कर रहे हैं, कुछ मिला रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं, मिला क्या रहे हैं हम, यहाँ पर अम्ल या क्षार मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं बच्चों, जल में अम्ल या क्षार मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हो आप यहाँ पर, अम्ल में, सॉरी जल में अम्ल या क्षार मिला रहे हैं। जैसे ही जल में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो यहाँ पर जल की जो सांद्रता है, किसकी सांद्रता, जल की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है जल के अणुओं की संख्या। तो जल की जो सांद्रता है
ये जल की सांद्रता में क्या हो जाती है, यहाँ पर कमी हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। क्या किया आप लोगों ने, जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर आयनों की सांद्रता, देखो जल की सांद्रता का है मैंने, अब जल को आप तोड़ोगे तो दो चीजों में टूटता है बच्चों, H प्लस और OH माइनस। उसको आयन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जल के साथ साथ क्या लिख सकते हैं, आयन। और आयनों की सांद्रता, और आयनों की सांद्रता किस रूप में कमी होगी, H3O प्लस या H प्लस के तौर पर यहाँ पर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन फिर तुम कहोगे सर यहाँ H3O प्लस है, H प्लस कैसे लिखा, तुम बिल्कुल राइट हो, हमने यहाँ पर गलत लिखा है। गलत लिखा है तो सही क्या होगा, देखो दिमाग में लगाना, A प्लस हो गया, दो प्लस एक साथ नहीं आएंगे, यहाँ पर दूसरा आयन कौन सा आएगा, ऋणात्मक, जो कि कौन सा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो क्या हो जाएगा कि जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, और इस कमी होने को आप क्या कहोगे बच्चों, यहाँ पर तनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तनुकरण कहा जाता है। अब आपको पता होगा कि जब जल के अंदर अम्ल मिलाया जाता है, जल में क्या मिलाया जाता है, अम्ल, तो कौन सा आयन, H प्लस आयन यहाँ पर जल में अम्ल घुलकर प्रदान करते हैं। और जल में जब यहाँ पर क्षार घोले जाते हैं तो ये जल में घुल करके OH माइनस, OH माइनस का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं बच्चों, प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर आयनों की सांद्रता कोष्ठक में H3O प्लस OH माइनस में कमी हो जाती है। सभी अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करते हैं, सभी क्षार जल में घुलकर OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हम ऐसा देख सकते हैं थोड़ा सा कि अम्ल और क्षार, कौन है, अम्ल और क्षार, जब ये आपस में मिलेंगे, दोनों ने कहा कि मिल जाते हैं, दुश्मनी क्यों रखते हैं, तो दुश्मनी नहीं रखेंगे तो ये क्या बनाएंगे, लवण और जल का क्या करते हैं, निर्माण यहाँ पर ये कर लेते हैं। अब देखो हम माना कि उदाहरण के लिए लेते हैं, यहाँ पर अम्ल में कौन सा है, H प्लस, दूसरा कोई मिल रहा है X को, यहाँ पर क्षार में कौन सा आयन सर, OH माइनस, कौन सा आयन है, OH माइनस। तो X और Y आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और ये क्या कर लेते हैं बच्चों, देखो ये X Y जो है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाते हैं, ये यहाँ पर मिले और X Y का निर्माण कर लेते हैं, और H प्लस और OH माइनस मिल करके जल H2O यहाँ पर बना लेते हैं। और ये एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक फॉर्मूला बन जाता है आप लोगों के पास, तो अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाएगा तो दोनों को मिलाने पर ये यहाँ पर क्या बना लेते हैं, X Y और जल का क्या कर लेते हैं बच्चों, निर्माण कर लेते हैं। दूसरी बात आप लोगों के पास क्या आती है मेरे लाडलो, तो वो तुम्हें देखने को यहाँ पर मिलेगी, और क्या मिलती है, तो देखिए देखिए बच्चों, हमने दो चीजें देखी यहाँ पर, क्या देखी लाडलो, धातु ऑक्साइड और कौन सी, अधातु ऑक्साइड। तो बच्चों देखना धातु ऑक्साइड, कौन लाडलो, धातु ऑक्साइड, और एक कौन बच रही है आपके पास, अधातु ऑक्साइड। एक कौन बच रहा है मेरे लाडलो, अधातु ऑक्साइड। देख लो, एक तो कौन बच रहा है, धातु ऑक्साइड, और एक कौन है, अधातु ऑक्साइड। अब देखो क्या होता है, इन्हीं के साथ यहाँ खेला होता है। खेल क्या होता है, तो तुमने कहा कि सर आपने बता दिया, सारी चीजें हमारे समझ में आ गई, लेकिन ये धातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड आप कह रहे हो, इतना और बता दीजिए सर कि धातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड में अम्लीय कौन सा है, और यहाँ पर क्षारीय कौन सा देखने को मिलता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है बच्चों, वो प्रकृति कौन सी होती है मेरे लाडलो, वो होती है यहाँ पर क्षारीय। कौन सी होती है लाडलो, क्षारीय प्रकृति होती है। और अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, अम्लीय। कौन सी होती है बच्चों, अम्लीय प्रकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं,
और देखो अधातु ऑक्साइड जब अम्लीय प्रकृति के हैं तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके लवण व जल बना रहा है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के हैं, इसलिए ये अम्ल से विक्रिया करके लवण और जल का क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों के ये बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि सर ने क्या बताया और किस प्रकार से यहाँ पर बताया है। ठीक है बच्चों, अब ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में ही रखनी पड़ेगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक बार और रिपीट करते हैं, मैं अपना क्या है, अपना जा कुछ भी नहीं रहा। तुम कहोगे सर 10 बार रिपीट करो, 10 बार कर देंगे, अपना क्या जा रहा है, समय तो लग रहा है, समय तो खूब पड़ा है अपने पास। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है सर, तो उदाहरण के लिए हमने देखा HCl, HCl में क्या होता है सर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्या देखा, NaOH, NaOH का मतलब क्या हुआ, तो NaOH का मतलब यहाँ पर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मतलब क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये मिलकर के आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएंगे बच्चों, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है रे, NaCl। और जल का क्या कर लेते हैं लाडलो, निर्माण करते हैं। जल का क्या करते हैं, निर्माण। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर NaCl और जल का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। फिर तुम्हारे दिमाग में होगा सर आगे भी बता दीजिए थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा चलिए आगे चलते हैं। धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड की किसके साथ लाडलो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है। फिर तुम कहोगे सर कैसे हुआ, तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है बच्चों वो कौन सी होती है, क्षारीय होती है। और जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करे या अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल का क्या करते हैं यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं। फिर आप लोग कहोगे ऐसा होता है तो उदाहरण बता दो मैं तो मैंने कहा लीजिए फेरिक ऑक्साइड तुम्हारे सामने है। फेरिक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके फेरिक सल्फेट Hp2SO4 का होल थ्राइस और साथ में जल का क्या करता है, निर्माण यहाँ पर करता है। ठीक है, दूसरी बात आपसे कही गई अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। अधातु ऑक्साइड की किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया। तो तुमने कहा सर ये भी बता दीजिए जरा ये कैसे हुआ, तो मैंने कहा ये लो सर, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होती है बच्चों, अम्लीय होती है। और जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का क्या करता है, यहाँ पर निर्माण करता है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके इसका निर्माण करता है बच्चों, लवण व जल का निर्माण करता है। तो क्या बन गया, उदाहरण के लिए हमने CO2 लिया क्षार के तौर सॉरी अधातु ऑक्साइड के तौर पर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है और ये गैस कौन सी है, अधातु ऑक्साइड है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। फिर तुमने कहा कि सर होता है तो होने दो, आपको बता रहा, तो मैंने कहा बताना मेरा फर्ज है। और मैंने साथ में क्या बता दिया, लवण बनता है और लवण के तौर पर कौन बन रहा है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर बनता है और साथ में जल का निर्माण भी होता है। ठीक है, आगे चलिए अगला टॉपिक कौन आया, तनुकरण आया। तनुकरण ने क्या कहा कि जब जल में अम्ल और क्षार मिलाए जाएंगे तब जब जल में अम्ल क्षार मिलाए जाएंगे तब आयनों की सांद्रता में क्या होगी रे, कमी होगी। याद है ना आप लोगों को, जब तुम वैसा करोगे तब हम वैसा करेंगे। तो इसने जल ने कहा कि जब तुम मेरे अंदर अम्ल और क्षार मिलाओगे मेरे आयनों की सांद्रता में क्या हो जाएगी रे, कमी हो जाएगी। हमारी मर्जी पड़े जितने मिलाओ, लेकिन मैं अपने आयनों की सांद्रता में क्या करता रहूंगा, कमी करता रहूंगा। तो जल कहता है कि जब तुम अम्ल और क्षार मेरे अंदर मिलोगे तब मेरे आयनों की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। और ये कमी किसमें होती है बच्चों, प्रति इकाई आयतन में। किसमें होती है लाडलो, प्रति इकाई आयतन में। यहाँ पर इसकी कमी दिखाई देती है, आप लोगों को आयनों की कमी दिखाई देती है। ठीक है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या बनाते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं।
सभी अम्ल जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, H+ आयन। सभी क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जैसे हमने ये यहाँ पर देखा है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है लाडलो कौन सी, क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कौन सी होती है बच्चों, अम्लीय यहाँ पर होती है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों के आगे ये काम आए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने इतना कुछ पढ़ा, हम यहाँ पर अम्ल क्षार के बारे में बात कर रहे हैं और आप लोगों में थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है मुझे। वो इसलिए आती है क्योंकि आप लोग जो सेशन जो वीडियोस हमारी आ रही हैं इसको लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं करते, इसको आप लोग ना ही आगे अपने मित्रों, जानने वालों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों तक नहीं पहुंचा पा रहे। क्योंकि जब आप लोगों को भारी भरकम फीस में ये चीज करनी है तो आपकी इच्छा है, लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी शानदार कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम, आप साथ के साथ साथ यहाँ पर उनके साथ साथ जो एकेडमिक क्लासेज है और एकेडमिक के साथ साथ जो कंपटीशन क्लासेज है उनके भी बारे में बहुत अच्छे से जान पा रहे हो। तो बच्चों ये ध्यान में रखना। अगला नाम आता है क्या, कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में आप लोग यहाँ पर सुनते हो, और मेरे लाडलो इसको तो इम्पोर्टेंट लगा ही लेना। लगा ही लेना मतलब लगा ही लेना, 100% यहाँ से परीक्षा में सवाल छपेगा ही छपेगा। ये मैं कह दे रहा हूँ आप लोगों से, क्या होगा कि 100% परीक्षा में यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सवाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तुम कहोगे सर आपने तो कुछ बताया नहीं क्या होता है। देखो सबसे पहला आता है आप लोगों के पास यहाँ पर सिरका। कौन आ रहा है लाडलो, सिरका। और सिरका जो है, सिरके में कौन सा अम्ल मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है। कौन सा अम्ल मिलता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। तो ध्यान रखना सिरके में कौन सा अम्ल मिलेगा बच्चों, एसिटिक अम्ल आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है कौन, दही। कौन आता है, दही। और दही में कौन सा अम्ल मिलता है बच्चों, लैक्टिक अम्ल मिलता है। दही में कौन सा अम्ल मिलता है लाडलो, लैक्टिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, यही के लिख देते हैं कि दूध से दही बनाने के लिए, दूध से क्या बनाओगे, दही। तो दही बनाने की क्रिया में जीवाणु भाग लेता है और उस जीवाणु को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। क्या कहा जाएगा लाडलो, लैक्टोबैसिलस के नाम से यहाँ पर उसे जाना जाता है। तो दही में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ठीक है, तो दही के अंदर कौन सा अम्ल मिला, लैक्टिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। एक आती है हमारे पास कौन, इमली। कौन आती है, इमली। इमली कहती है कि मैं तो टाटा करूंगी, इमली क्या कहती है, टाटा। तो टाटा करते हुए कौन सा अम्ल मिलेगा, टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। इमली ने क्या किया, टाटा किया, तो टाटा से क्या बना, टार्ट्रिक अम्ल यहाँ पर बनता है। दूसरा आता है कौन सा, संतरा। कौन सा आता है, संतरा। संतरा जानते हो ना, नारंगी, मौसमी। संतरे ने कहा कि मैं भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो स से संतरा, स से सिट्रिक। देखो क्या बन गया, जोड़ो इनको, स से संतरा, स से सिट्रिक, और सिट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। ऐसे कहा कि नींबू, भाई साहब ने भी कहा कि मैं भी संतरे के साथ ही जाऊंगा, तो तू भी जा हमारे क्या है। तो इसने भेजा, तो इस नींबू के अंदर भी कौन सा अम्ल मिला, सिट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, और इसके अलावा इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और एक होता है तुम्हारे पास, उसे कहा जाता है क्या, टमाटर। क्या कहा जाता है, टमाटर। तो जो टमाटर है, इस टमाटर में अम्ल मिलता है आप लोगों के पास कौन सा, ऑक्सेलिक या ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसे कहा जाता है। देखो ऑक्जेलिक अम्ल भी बोलते हैं
ऑक्सैलिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन ज और स दोनों में ट्रांसलेट कर लेते हैं उसी बार, तो क्या होता है ऑक्सैलिक या ऑक्जेलिक अम्ल जो है यहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, और ध्यान क्या रखना है, तो ये कुछ प्राकृतिक अम्ल है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, और आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है। सिरके में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल। और एक बात और आती है, दूध से दही में बदलने के लिए जीवाणु जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप इसे जो है जितना हो सके उतना शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे से अच्छे कंटेंट और सभी विषयों के कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराए जा सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।